तो चैप्टर नंबर 1 जो है मैं ये शेयर भी करूँ। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वी हैव डिस्कस व्हाट इज रिलेइंग, पावर सिस्टम स्ट्रक्चरल कंसीडरेशन। ठीक है, मल्टी लेयर स्ट्रक्चर क्या है इसका। ठीक है, तो फिगर 1.1 ये वाली हमने फिगर डिस्कस की थी। यू रिमेंबर दैट here you have the power apparatus which needs to be protected. In the midway you have the protection equipment of CTPT, और ये आपका यहाँ पर कंट्रोल इक्विपमेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये हमने अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन है। चैप्टर नंबर 1 इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि कौन सी चीज क्या है। अब इसकी जो मजीद एक्सप्लेनेशन है ना, वो देखें, मैं आपको ये चैप्टर दिखाता हूँ जो इसके कंटेंट्स हैं। यू कैन सी इम्प्रूव चैप्टर 14 देखें, इम्प्रूव प्रोटेक्शन विद वाइड एरिया मेजरमेंट्स। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है, या मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ पावर सिस्टम्स। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड सैम्पलिंग, ये एक बहुत बड़ा फील्ड है सिंक्रोनाइज्ड सैम्पलिंग का। सिंक्रोनाइज्ड सैम्पलिंग से मुराद ये है कि एक ग्रिड का फासला दूसरे ग्रिड से बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कैसे मल्टी ग्रिड्स की सेम टाइम पे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल in the headquarter, while you are in the headquarter or at the SCADA level, yeah, at the NTDC level, let's say, you want to take the measurement of all of your grids. That अगर हम NTDC grids की बात कर रहे हैं, मैं district utility grids की बात नहीं करता, you want to take the reading at one time stamp. Let's say 7th hour है आपका, 7 AM at 17 seconds and 35 मिली सेकेंड्स पे क्या रीडिंग रही। बिकॉज जो रीडिंग है आपकी वो इम्पिडेंस की वेरिएशन के साथ और उसकी नॉन लिनियरिटी के साथ इंतहाई ब्रिस्कली जो है या तेजी के साथ वो वेरी कर रही होती है। तो अगर इफ यू हैव द सिंक्रोनाइज्ड मेजरमेंट और सिंक्रोनाइज्ड सैम्पलिंग, तो आप उसके साथ बहुत कुछ उसको कहते हैं ना कि फाइंडिंग्स आप कर सकते हैं। सबसे पहली जो फाइंडिंग है वो तो इम्पीडेंस स्ट्रक्चर ही की है बिटवीन द टू ग्रिड्स। और आप सैंपल किस चीज को करते हैं, यू वांट टू टेक द सैंपल ऑफ द वोल्टेज, यू वांट टू टेक द सैंपल ऑफ द पावर फैक्टर, यू वांट टू टेक द सैंपल ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो ये 2 से 3 आपके जो है ना वो वेरिएबल्स हैं जिनके आप सिंक्रोनाइज्ड मींस एट वन टाइम स्टैम्प। इसमें फिर आप जो है वो जीपीएस या जो कम्युनिकेशन मेथड्स हैं उनसे आप टोटली आप हेल्प लेते हैं। यू वांट टू टेक अ मेजरमेंट एट वन टाइम। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि जो मैंने भी आपको एक छोटी सी तस्वीर दिखाई, ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑल द चैप्टर्स दैट आर अहेड। मतलब अगर हम इसको अब ये चूंकि ना आ जाती है चीज़ थोड़ी सी एडवांस्ड, मजीद एडवांस तो नहीं कह सकते। इफ वी हैव मोर टाइम टू डिस्कस दिस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस या इम्प्रूव प्रोटेक्शन, ठीक है, तो फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि थोड़ी सी और आगे साइड बन जाती है कि नाउ इफ यू आर इन द फील्ड और एट वन प्लेस, आप बाकी सिस्टम को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये आप देख सकते हो स्विचिंग स्कीम्स एंड प्रोसीजर्स। अब ये रिले टेस्टिंग प्रोसीजर जो है ये एक खास ऑपरेटर से किया जाता है जो कि बहुत सारी कंपनीज बेचती हैं, जैसे ओमिक्रॉन है, अल्टानोवा है। आप वो हाई वोल्टेज का मॉडल देखें, उसमें अल्टानोवा का एक कंपनी टैग है, मैंने उसकी वेबिनार अपलोड किए। मैगर है, अल्टानोवा है, ओमिक्रॉन है, श्नाइडर है, एबीबी के अपने वो हैं। तो मतलब ये कि एक रिले टेस्टिंग का ऑपरेटर्स है, आप बाकायदा से इसको परफॉर्म करते हैं व्हाइल एट द ग्रिड और एनी सबस्टेशन। कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर रिले सेटिंग,
ब्रेकर फेलियर रिलेइंग। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस किया गया है। व्हाट इज द रीक्लोजिंग फिनोमेना, व्हाट इज द सिंगल फेज ऑपरेशन, राइट। सो उसके बाद रिलेइंग फॉर सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है कि अब ये जो सिस्टम परफॉर्मेंस की जो रिलेइंग है, इसमें आप देख सकते हो अंडर फ्रीक्वेंसी एंड अंडर वोल्टेज लोड शेडिंग को डिस्कस किया गया। ठीक है, तो ये वो इस चीज को शुरू के चैप्टर्स में उसने किसी ना किसी तरीके से बताया हुआ, बट इट इज कमिंग इन द, इसी तरह से ये अगेन वो ब्लैकआउट्स एंड रिस्टोरेशन का यहाँ पर बता रहा है, पावर सिस्टम फिनोमिना एंड रिलेइंग कंसिडरेशंस। ठीक है, जिसमें स्टेडी सर स्टेट स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी स्टडीज आ जाती है, जो हमने किसी कदर पावर सिस्टम एनालिसिस में की है। इफ यू रिमेंबर, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर इसी तरह से अगर हम अगला चैप्टर पढ़ें, चैप्टर नंबर 8 से आगे हम पढ़ें, तो इट इज बस रिएक्टर एंड कैपेसिटर प्रोटेक्शन, जो कि अगेन जिसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अप्लाई होती है। ठीक है, तो जो बताने का मेरा मकसद है, हम चूंकि फर्स्ट चैप्टर को देख रहे थे ना, तो लेट्स से अगेन इफ आई कम बैक टू दिस पिक्चर, यू कैन सी के ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर है। एब्स्ट्रैक्ट मींस इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन्ड at different levels, at the NTDC level, at the utility level, at the generation level. Okay. Similarly, neutral grounding of power systems, we have discussed it in power distribution, और ये मैंने मेहता से आपको सारा दोबारा से एक्सप्लेन किया था, ये जो इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसमें मैंने एक करेक्शन भी करवाई थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, कि ये वाला जो एरो हेड ऊपर को लगा हुआ है, ये नीचे को आएगा। ठीक है, ये ऊपर को नहीं जाएगा, इट फ्रॉम ECG टू AG। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये करेक्शन करवाया, तो भी आपको पता चल रहा है। तो ये वो एक्सप्लेनेशन जो है इसकी फ्रॉम, अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आ रही, क्रेडिट फ्रॉम मेहता, और ये हमने क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। और ये वो एक सर्किट है जो कि वो बता रहा है कि अगर आप पीटरसन कॉइल लगा दें लेट्स से, ठीक है, तो उसका ये फायदा होता है, या अगर आप एक रिएक्टर लगा लेते हैं ग्राउंडिंग में, सिस्टम की ग्राउंडिंग करते हो। अभी हमने देखा था, हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया है जब हमने 7th चैप्टर पढ़ा है, स्पेसिफिकली उसको दोबारा डिस्कस किया। तो वो ये कह रहा है कि रिएक्टर लगाने के साथ आपको इवन ग्राउंड फॉल्ट की प्रोटेक्शन ही नहीं करनी पड़ती, आप उससे भी बरी जिम्मा हो जाते हैं। क्योंकि जो ग्राउंड फॉल्ट, जो आपका ग्राउंडिंग रिएक्टर होता है, वो ये जो आपकी जो XC0 है, इसको कंपनसेट कर लेता है, या जीरो सीक्वेंस जो करंट है वो फिर फ्लो ही नहीं करता, क्योंकि वो इसको कंपनसेट कर लेगा। तो अगर वो फ्लो ही नहीं करेगा, तो कैसी ट्रिपिंग और कैसा वो क्या उसको कहते हैं, मजीद डिटेक्शन रह जाती है। ठीक है, तो ये वो यहाँ पर बता रहा है कि इफ वी डू द डिस्कस्ड what is that 1.3, तो ये वो बता रहा है ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर, GFN का नाम है। ठीक है, पीटरसन कॉइल इज नोन एज ग्राउंड फॉल्ट न्यूट्रलाइजर। और वो कहता है इफ 3xn, ये वाला जो 3xn है, इज मेड इक्वल टू XC0, then the parallel resonant circuit formed by these two elements creates an open circuit in the fault path, and the ground fault current is once again zero. यही जो मैंने अभी, नो सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन इज नेसेसरी अपॉन द occurrence of such a fault, तो बहुत ही अच्छी बात है। सर्विस रिलायबिलिटी इज एसेंशियल, ये ना यूटिलिटी लेवल पे किया जाता है। यूटिलिटी लेवल पे क्यों? क्योंकि जो हमारा ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है ना, यहाँ पे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बहुत कॉमन है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रीट्स में लगा होता है सिस्टम, और ग्राउंड टू फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट बहुत ही कॉमन है इस वजह से। नेक्स्ट इज द पावर सिस्टम बस कॉन्फ़िगरेशंस, वी हैव डिस्कस्ड इट इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई आपका रेडियल सिस्टम क्या है, बल्कि ई टैप में भी डिस्कस कर लिया हमने, और इस तरह का ही हमने सिस्टम डिजाइन किया हुआ वहाँ पे। तो सर जी जी सर हम इस एक टॉपिक पे भी दे सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंटेशन जैसे ऑब्वियस। ये। अच्छा, लेट मी कंटिन्यू, फिर मैं आई वुड आंसर जस्ट। ओके सर। अच्छा, उसमें एक ये चीज है कि यू हैव
you have radial system, there you have क्या उसको कहते हैं, this is the ring main system. If you see इसमें इसको network power system लिखा है, so how I can see it a ring main system, because you can see the buses, ठीक है, जो कि जिसका एक आपके पास एक कंप्लीट वो बन रहा है, रिंग बन रहा है आपके पास, ठीक है। ऐसा इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो कि एक रिंग की सूरत तैयार कर जाए, यानी ये इससे कनेक्टेड है, ये इसके बाद इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है, तो बन गया ना रिंग। दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, तो दिस इज द रिंग मेन सिस्टम। तो और फिर यहाँ पे सप्लाई भी एक से दो जगह पे है, यहाँ भी आपका सप्लाई है और यहाँ भी आपका सप्लाई आ रहा है, मेन स्ट्रीम सप्लाई आ रहा है, यानी this grid and this grid is of, let's say, MPDC, and here you have the utility grids where you have the load। तो इस तरीके से जो लोड की रिलायबिलिटी है ना, वो और भी बढ़ जाती है। लेट्स से if you have an out of this breaker, ठीक है, अगर ये ब्रेकर आउट हो जाता है किसी तरह से, तो ये सप्लाई आपकी कट हो जाती है इस बस को, बट यू कैन हैव सप्लाई फ्रॉम दिस एंड, ठीक, यहाँ से आप सप्लाई ले सकते हो। लेकिन the point is the challenge in the protection study is कि you see that कि अब आपका पाथ डिफरेंट हो गया है, आपकी प्रोटेक्शन स्कीम जो है आपके जहन में आ रहा होगा, सिटी कैलकुलेशन, रिले इंस्टॉलेशन या रिले की पिकअप सेटिंग्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो फिर आपको, क्योंकि पहले से इंटरकनेक्टेड है, तो वो आपने जाहिर बात है पहले से सेट की होंगी कि इफ दिस इज आउट दिस इज इन, तो आप जो है वो मतलब आपकी जो प्रोटेक्शन स्कीम्स है वो पहले से रेडी हो, बिकॉज लेट्स से इन द केस ऑफ द डिस्टेंस प्रोटेक्शन, नाउ दिस लाइन एंड दिस लाइन, यानी अब जोन्स आपके जो है ना वो ऑलरेडी सही से डिफाइन हो, देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिपेंसी इन दैट, क्योंकि पहले आपके पास यहाँ पे ये जोन बन रहा था, तो प्राइमरी जोन था आपके पास, अब आपकी सप्लाई यहाँ से आ रही है, तो इसके लिए प्राइमरी, यानी इस ग्रिड के लिए प्राइमरी जोन ये बन गया ना, जो आपके पास Z1, ठीक है, और जो Z2 है वो आपके पास इसका कुछ पोर्शन बनेगा, और Z3 फिर इस सारी लाइन को भी कवर करेगा। बट हियर यू हैव प्राइमरीली दिस Z1 और ये सारा पोर्शन, और फिर ये साथ की ये वाली लाइन, मे बी दिस और दिस वन, whichever is the shortest, that is the Z2। तो ये वो, अच्छा, let's say in future if you have some क्या उसको कहते हैं changes at this grid level, तो आपको प्रोटेक्शन अपनी स्टडी दोबारा करनी पड़ेगी, नीड टू रिवाइज दैट। तो ये वो चीज है। बहरहाल यहाँ पे अब आपको इस तरीके से बताया गया दैट व्हाट इज द रेडियल सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड यू मस्ट नो द रिंगमैन सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। इसी तरह से उसने एक और एग्जांपल दी जिसमें उसने डिस्कस किया कि इफ यू हैव लेट्स से अगेन अ रिंग सिस्टम कनेक्टेड विद द रेडियल सिस्टम, ये भी एक रिंग बन रहा है ना, तो 1 2 3 3 to 2 and 2 to 1, so wherever you have a closed system, ring system means closed system, or the interconnected system, a closed system with the two sources, जरूरी नहीं है टू, लेकिन हमें उसका फायदा क्या क्या है अगर हमने क्लोज सिस्टम बनाया भी और मल्टी जनरेशन ना ली हमने, या तो वो रिलायबल तभी बनेगा ना। तो इससे हमने एक रेडियल सिस्टम निकाला। अब वो ये बता रहा है कि इफ यू हैव अ फॉल्ट at the bus 2, which is a very critical grid, ये जो ग्रिड वाले हैं 2 वाले, इनकी जो ड्यूटीज है वो बहुत हेक्टिक है, यू कैन सी दैट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज यू हैव अ रेडियल सिस्टम हियर, ठीक है। वैसे तो ये भी है नो डाउट, लेकिन ये जो है ना, ये एक रिंग को कंप्लीट कर रहा है, साथ ही साथ आगे यूटिलिटी को भी प्रोवाइड रेडियल सिस्टम के थ्रू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉल्ट आ जाता, तो उसका जो आपके पास जो करंट लेवल है एज कंपेयर्ड इफ यू हैव अ फॉल्ट, if you are here at the grid 9 or at the point 9, and a fault is coming at the bus 2, ठीक है, यानी एक उस वक्त जब आप बस 2 पर ही हैं और फॉल्ट आता है बस 2 पे, और एक उस वक्त
let's say if you are at the point number 9 and there is a fault at the bus 2, then what is the difference between the two? तो वो ये कह रहा है कि the load at the bus 2 has further the fault current for a fault at the bus 2, वो कहता है is minus J20 per unit when all the lines are in service. ठीक है कि लेट से कोई भी लाइन सर्विस से निकली नहीं है, लेट से कोई भी टेम्परेरी फॉल्ट आया, बट फ्रॉम दैट फॉल्ट वी हैव कैलकुलेटेड द फॉल्ट लेवल. अब वो कहता है कि इफ अच्छा हाँ ये सिनेरियो था बीच में कि वो कहता है कि अब अगर वो फॉल्ट टेम्परेरी से परमानेंट बन जाता है, इफ यू हैव 2-3 लाइन इज आउट और वो रिंग आपका टूट जाता है, ठीक है, द फॉल्ट करंट चेंजेस टू माइनस J10 इज द सिग्निफिकेंट चेंज. तो सिग्निफिकेंसी जाहिर बात है ग्रिड 2 पे हमें कैसे नजर आएगी फॉल्ट की, विद ऑल द लाइंस इंटैक्ट एंड विद वन लाइन ब्रोकन और आउट ऑफ सर्विस ड्यू टू द फॉल्ट. अब वो कह रहा है कि यही वाला जो सिनेरियो है, व्हेन ऑल द लाइंस आर इंटैक्ट और द लाइन इज आउट, ये अगर आप एक बंदा यहाँ पे हो तो उसको ये वाली जो सिनेरियो है वो कैसा नजर आएगा, वो कह रहा है उसमें कोई फर्क ही नहीं इतना पड़ना. तो देखो वो कहता है कि एक दफा -J.23 आएगी वैल्यू और एक दफा आएगी -0.229, which is almost the same because the lot of impedance is involved actually. From point 9 to the point 2 you have a lot of impedance involved, and the same thing you can evaluate in the E-tap. आप E-tap में अगर अपने वो सिस्टम को, जैसे मैंने अब वो आपको करके दिखाया 87 वाला, उसमें अगर आप और आगे अपने सिस्टम को यूटिलिटी की तरफ मजीद डाउन करते जाएं, 4 kV के बाद आप लगाएं लेट्स से 400 वोल्ट तक का एक ट्रांसफार्मर, 4 kV टू 400 वोल्ट, तो और भी जो है ना आप देखेंगे कि आप के जो ब्रेकर्स पहले ट्रिप करते थे ना, वो जो 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 आपके मेन स्ट्रीम ब्रेकर्स ट्रिप करते थे लेट्स से इस बस के, वो भी नहीं ट्रिप करेंगे. ठीक है, वो सिर्फ आपकी जो ट्रिपिंग है ना वो यहाँ तक रह जाएगी, वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी यहाँ तक ही शो करेगा, क्योंकि वो मतलब यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बैकअप के साथ भी. ठीक है, तो ये चीज है कि अच्छा, और फिर उसके बाद तो ये वो बस स्कीम है जो इसने बताई है, double bus single breaker scheme. You can see this is the radial scheme, this is the double bus and the single breaker scheme. You have acha, you have double bus and the double breaker scheme, you have the ring main scheme, and you have the breaker and a half scheme. Okay, you have two breakers for one feeder, so you have two bus two breaker, and you have one breaker for one feeder, so you have two bus single breakers. तो ये वाली स्कीम बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा, इसमें जाहिर बात है सिंगल फीडर को आपने 2 ब्रेकर्स दिए हैं, ये सबसे इकोनॉमिकल स्कीम. और अगर और भी आपने रिलायबिलिटी देनी है, रिलायबिलिटी या आपके पास जनरेशन एक लेवल पे ज़्यादा आ रही है फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड, तो आप इस तरह की फिर रिंग मेन बनाना पसंद करेंगे तब. वरना आपने देखा था इवन एनटीडीसी लेवल पे भी दे हैव अ ब्रेकर एंड अ हाफ स्कीम. यस, यू हैव सीन दैट दे हैव अ ब्रेकर एंड अ हाफ स्कीम. इट डिपेंड्स कि आपके पास जनरेशन अगर एक एंड से आ रही है, देन व्हाई यू वुड मैनेज रिंग मेन स्कीम व्हिच इज मोर कॉस्टली देन द ब्रेकर एंड अ हाफ स्कीम. ठीक है, उसके लिए आपको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए ना. ठीक है, तो स्पेस रिक्वायरमेंट भी होती है ना, ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इसने एक इंट्रोडक्शन लेवल पे बताई हैं. द नेचर ऑफ रिलेइंग है इस तरह से, रिलायबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. नाउ यू कैन सी इस टॉपिक को हमने हमेशा डिस्कस किया है, बल्कि आखिर तक जो रिले है, व्हाट इज इट्स रिलायबिलिटी एंड व्हाट इज द डिपेंडेबिलिटी एंड व्हाट इज मेंट बाय द सिक्योरिटी. सही, सो व्हाट इज मेंट बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द रिले, कि अगर आप जो है वो एक रिले अब जिसकी प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो ना ऑपरेट करे, तो हम कहेंगे ये रिले जो है वो रिलायबल नहीं है. ठीक है, यानी जैसे हम कहते हैं ना, इसको हमने इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन दिया है, इट मस्ट ट्रिप फर्स्ट बैकअप आएगा, वो ना करे तो हम कहेंगे भाई ये रिलायबिलिटी नहीं है. ठीक है, टू मेक द रिले रिलायबल
तो हम ये करेंगे कि हम उसको थोड़ा सा टाइम देंगे, हम उसका इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन जो है वो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी जो है, ये जो वो बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी मीन्स द डिग्री ऑफ द सर्टेनिटी, कि आपको कितना यकीन है कि आपकी रिले चल जाएगी। इट मीन्स दैट डिपेंडेबिलिटी से मुराद ये है कि आप कितना डिपेंड कर रहे हैं, यानी अगर आपने पिकअप लेवल, ये चीज सेट होती है पिकअप लेवल से, अगर आपने पिकअप लेवल बिल्कुल अपने फॉल्ट के लेवल को नाप तोल के रखा है तो आप रिले पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। तो अगर आपने स्पेस रखी है, कुशन रखा है कि 1/3 ऑफ द फॉल्ट लेवल अगर आप रखते हैं एंड 2 times ऑफ द लोड आप रखते हैं, फुल लोड करंट, then you are not that much dependable on the relay। सिक्योरिटी से मुराद ये है कि आपकी रिले मेल फंक्शन ना कर दे, गलत ना ट्रिपिंग दे, ठीक है। तो यानी मेल फंक्शनिंग या ब्रीचिंग ऑफ इट्स जोन के ट्रिप करना बनता भी नहीं था, फिर भी ट्रिप कर गई, तो ये मतलब होता है कि सिक्योर हो आपकी रिले, ठीक है। तो मेल फंक्शनिंग का मतलब ये होता है कि रिले सिक्योर ही नहीं है, पता नहीं किसकी मर्जी से ट्रिप कर गई है, तो ये होता है सिक्योरिटी। और यहाँ पे ये उसने इस एग्जांपल में बताया, यू कैन रीड दैट एग्जांपल। selectivity of the relays and zones of protection, we have discussed it in detail in the distance protection। और selectivity of the relays जो है वो किससे बता रहा है ये, हाँ, सो फ्रॉम दिस एग्जांपल के अगर आपका लेट्स से ये वाला जोन बनता है and the fault is here, so which should B1 should trip and B2 should trip for a fault at F1, ठीक है। तो ये वो यहाँ पर इस एग्जांपल से बता रहा है कि अगर F1 पे फॉल्ट, दिस फॉल्ट लाइज इन अ क्लोज्ड जोन, ठीक है। अच्छा, ये ओपन क्लोज जोन की बात कर रहा है एक्चुअली। सो व्हेन यू हैव अ क्लोज्ड जोन, जो कि कभी वैसे क्लोज होता नहीं, आपने देख लिया है, क्योंकि हमारे पास कभी भी इंतहाई एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि दिस इज द क्लोज जोन। इंस्टेंटेनियस के मामले में हम कह सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन बहुत ही कम है हमारे पास, हमेशा टाइम डिले ऑपरेशन है। तो बहरहाल, लेकिन अब सीखने के लिहाज से वो कह रहे हैं कि फॉर अ फॉल्ट एट F1 B1 एंड B2 शुड ट्रिप। अब फॉर अ फॉल्ट एट F2, अब यहाँ पर ओवरलैपिंग आ रही है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि द फॉल्ट एट F2 बीइंग इनसाइड द ओवरलैप बिटवीन द जोन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन एंड द बस, यानी F2 जो है उस पे दो जोन्स ओवरलैप कर गए, एक ट्रांसमिशन लाइन का जो कि B2 है, और एक आप कह सकते हैं कि एक बस का, ये वाला जो जोन आपको नजर आ रहा है, ये वाला जोन, ये बस का जोन है और ये ट्रांसमिशन लाइन वाला जोन है। तो वो कह रहा है कि आप बहुत सारे ब्रेकर्स ट्रिप कर जाएंगे, बिकॉज ये वाले जोन की वजह से B1 एंड B2 भी ट्रिप कर जाएगा, और इसकी वजह से B3 और B4 भी ट्रिप कर जाएगा। तो although opening of the B3 and B4 are unnecessary, क्योंकि फॉल्ट तो इस साइड पे हुआ है ना, फॉल्ट तो इस साइड पे हुआ है। अगर B2 लेट से ट्रिप कर जाता है और B1 भी ट्रिप कर गया, पहले तो प्राइमरीली B2 को ट्रिप करना चाहिए। इफ लेट से B1 आल्सो ट्रिप्स, तो आपकी फॉल्ट फीडिंग बंद हो जाती है, यानी इस साइड से भी फॉल्ट फीड नहीं होगा, इस साइड से भी आपके पास फॉल्ट फीड नहीं हो रहा, तभी B1 को भी ट्रिप करना पड़ रहा है। So if B1 trips, B2 trips, the fault is stopped to fed from either sides। अब B3 और B4 की बेजा ही ट्रिप कर रहे हैं बाहर, लेकिन वो कहता है कि ये फिर एक अननेसेसरी ट्रिपिंग आपको बर्दाश्त करना पड़ती है व्हेन यू हैव दैट टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग जोन्स। लेकिन you must have the overlapping zones। if you don't have the overlapping zones, तो आप रिलायबल नहीं। अभी ये जो ऊपर उसने बात की रिलायबिलिटी की, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ ये रिलायबिलिटी की, तो आप रिलायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिले फेल हो सकती है या ब्रेकर जैम हो सकता है। तो आप अगर ये ब्रेकर जैम हो गया तो यहाँ से फॉल्ट फीड होता रहेगा, और B4 अगर आपने ना ओवरलैप किया जोन को, तो B4 ट्रिप नहीं होगा और फॉल्ट फीड होता रहेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। या B4 से ट्रिप फॉल्ट फीड होगा और B3 से भी ट्रिप फीड होगा। तो ये जो फॉल्ट की फीडिंग है ये हमने कहाँ देखी थी, डिस्टेंस प्रोटेक्शन। अगेन अब आपको बता रहा हूँ वो आपको याद होगा कि इन फीड इफेक्ट, अब वो हमने स्टडी किया था, ठीक। अच्छा, फिर प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन जो है, ये तो वी हैव डिस्कस्ड इट। तो ये रिलेज जो है डुप्लीकेट रिलेज, और फिर रिले R3 जो है, ये हमने इसको डिस्कस किया। लेट्स से कि फॉर अ फॉल्ट F हेयर,
तो वो बता रहा है कि यू हैव द प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑफ रिगार्डिंग द B1, यू हैव द प्राइमरी प्रोटेक्शन फ्रॉम रिले R1, और रिले R2 जो है ये डुप्लीकेट रिले है, बिकॉज ये सेम बॉक्स में है। सो R2 इज द डुप्लीकेट रिले, और उसी टाइम पे चल पड़ेगी जिस टाइम पे R1 है। यानी इसका अगर आपने 80 मिली सेकेंड ऑपरेशन टाइम रखा है तो इसका भी 80 मिली सेकेंड रखा है। ओके, सो दिस इज द डुप्लीकेशन। और R3 जो है ये ब्रेकर फेलियर रिले है, ये ब्रेकर फेलियर रिले है, या इसको आप बैकअप बना सकते हैं इन दोनों का। ठीक है, तो इट कैन बी बोथ। अगर ब्रेकर फेलियर है तो बैकअप ही बन जाता है एक तरह से। ठीक है, तो रिले R3 के साथ ये वाले ब्रेकर्स भी फिर connected, because if R1 is not operating, R2 is not operating, it means that something is fishy. So R3 now must trip, because R1 अगर नहीं चली, R2 नहीं चली, means B1 ऑपरेट ही नहीं हुआ, B1 ऑपरेट नहीं हुआ, फॉल्ट फीड होता जा रहा है। now R3 must trip B6, 7 and 8, and if it is the backup of B1 then it must also give a signal of to B1। लेकिन अगर B1 jammed ही है, B1 तो ट्रिप नहीं करेगा, although the signal is going from R3, but B6, 7, 8 would trip to stop the feeding of fault from this side। okay, so this, और ये वाला जो है ये तो आपके पास अपना लोकल प्रोटेक्शन है। तो फिर हमने लोकल प्रोटेक्शन को भी डिस्कस किया था, और ग्लोबल थोड़ा सा उसको भी हमने डिस्कस किया, पायलट प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं। if a relay is also tripping this breaker, if R5 is tripping B1, so ये हमारे पास पायलट प्रोटेक्शन बन जाती है, जो हमने स्टडी नहीं किया। दिस इज द चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये वो पायलट प्रोटेक्शन है जो कि कम्युनिकेशन सिग्नल के थ्रू जाती है। ओके, सो सिंगल एंड थ्री फेज ट्रिपिंग एंड रीक्लोजिंग, तो ये वो है कि अगर आपने रीक्लोज करना है, ये रीक्लोजिंग भी हमने थोड़ी सी डिस्कस की है आगे। तो यू नीड टू चेक द वोल्टेज, यू नीड टू चेक द सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मींस आपके पास फेज सिंक्रोनाइजेशन भी हो सकती है इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर, जो उसका वेक्टर ग्रुप है या जो उसका वोल्टेज अनबैलेंसिंग है, उसको आप वोल्टेज का यहाँ पर लेवल चेक हो जाएगा। ठीक है, बट देयर यू नीड टू चेक द ऑल द कंडीशंस कि जब ट्रांसफार्मर पैरेलल में काम करते हैं तो जो कंडीशंस हैं दे मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, तो यहाँ सिंक्रोनाइजेशन चेक होगा सारे का सारा। और इसके अलावा द टू सिस्टम आर रेडी टू चेक द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन द टू सोर्सेज ऑब्वियसली। तो फेज एंगल डिफरेंस भी मैंने जैसे बात की, बैलेंसिंग ऑफ द सप्लाई वो आपकी चेक होगी कि आउट ऑफ बैलेंस ना हो सप्लाई आपकी। और ठीक है, और फिर उसके बाद इक्विपमेंट चेक आ रहा था। दिस चेक इज टू इंश्योर सम केस द इक्विपमेंट इज नॉट एनर्जाइज्ड इन एडवर्टेंटली। ठीक है कि यानी अनवॉलेंटरली कोई एनर्जाइजेशन जो है वो ना हो गई हो। ठीक है, सम केस ऑफ द इक्विपमेंट इज नॉट, ये वो है जो कि डीसी एक्साइटेशन होती है ना कुछ, मतलब वो वाली। ठीक है कि ऑलरेडी आपके पास ये कह लें कि ब्रेकर ना एनर्जाइज हो अभी भी, आप रिक्लोज करने दोबारा बंद हो जाए, तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, कुछ ऑक्सिलरी चेक्स हैं। इक्विपमेंट चेक से मुराद है ऑक्सिलरी चेक ऑफ द ग्रिड। ऑक्सिलरी जो आपका चैप्टर है 7, चैप्टर नंबर 7, जिसमें वो वो बता रहा है, वो आपको याद होगा बहुत बड़ी डायग्राम है वो मैंने डिस्कस की हुई है, उसमें वो बकायदा ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स का बता रहा है। एक पावर प्लांट में ऑक्सिलरी इक्विपमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट का जो चेक है ना वो आपका जो है। और ये रिक्लोजिंग एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, बैटरी एंड डीसी सप्लाई, ये वही ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स ही आगे फिर गई। ठीक है, कि एक सब स्टेशन में वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि द मेजर सब सिस्टम्स ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम आर द, देखें ये क्या लिखा होगा, द मेजर सब सिस्टम्स ऑफ द प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी वो चीजें जो प्रोटेक्शन सिस्टम को इस काबिल बनाती है कि वो ऑपरेट करें। ठीक है, सो दैट आर द ट्रांसड्यूसर्स। सो ट्रांसड्यूसर्स मींस आपका जो सीटी है, इज इट वर्किंग करेक्टली, उसकी चेकिंग। ठीक है, फिर आपकी जो लीड्स हैं, सीटी टू रिले लीड्स, फिर रिलेज, रिले का चेक, वो जो मैंने अभी पीछे अभी बताया आपको, बैटरी चेक्स, सर्किट ब्रेकर टेस्टिंग। ये जो है ना सर्किट ब्रेकर टेस्टिंग, ये तो पूरी हाई वोल्टेज स्टडी है।
और फिर आपके पास ट्रांसड्यूसर चेक, ये भी हाई वोल्टेज स्टडी है। रिले चेक किसी कदर दोनों में आ जाता है। ये वाला अभी मैं उनको बता के हटाऊँ कि आई वुड अपलोड अ सेमिनार वेबिनार जो है। तो मैगल टेस्टिंग तो मैंने उनको बताई है, उसकी ट्रांसफार्मर की तो बहुत हद तक डिस्कस की है, लेकिन सर्किट ब्रेकर का भी डिस्कस नहीं कर सका। तो बहरहाल ये हाई वोल्टेज स्टडी में आ जाता है। तो बैटरी एंड डीसी सप्लाई, ये फिर वो डिस्कस कर रहा है कि व्हाई दे आर नीडेड। सर्किट ब्रेकर्स आप पढ़ सकते हो। और ये जो उसने डायग्राम बनाई है, दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम। if this is the relay, this is the transducer, this is the breaker, and this is the battery. If the battery is out of service, let's, ठीक है, तो अब क्या होगा? रिले तो ट्रिप सिग्नल नहीं दे सकेगी ब्रेकर को ना। सो बैटरी उस वक्त ऑपरेट करेगी जब आपके जो आपका जो ग्रिड है उसकी सप्लाई कट हो जाती है। नहीं तो आपकी जो सप्लाई है ग्रिड की, उससे डायरेक्ट आपने कन्वर्टर लगा के तो रिले को देना है। बैटरी नहीं उस वक्त ऑपरेट करेगी, बैटरी स्टैंड स्टिल रहेगी। बैटरी वुड कम इन सर्किट ओनली व्हेन देयर इज अ नीड टू, तो उस वक्त आएगी। इसी तरह से अच्छा, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर थे, ये वो सर्किट ब्रेकर्स के बारे में कुछ बता रहा है जो कि मैंने ये मेहता से आपको एक्सप्लेन किया। तो ये वही ऑयल सर्किट ब्रेकर वगैरह किस तरह से लगता है। अच्छा, अब इसमें जो वो चीज़ बता रहा है, इसमें सबसे अहम चीज़ है डेड टैंक लाइफ टाइम। हो गया। तो यानी आप का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बता रहा है कि लेट्स से यू हैव, यानी डेड टैंक और लाइफ टैंक क्या होता है। देखिए, डेड टैंक ये होता है कि आपका जो सर्किट ब्रेकर की जो बॉडी है, इट इज डेड। यानी सर्किट ब्रेकर की बॉडी में कोई करंट नहीं है। आप सर्किट ब्रेकर की बॉडी को हाथ लगा सकते हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर का टैंक होता है ना, वो बिल्कुल डेड होता है। ठीक है, इवन आप ग्रिड में भी पास खड़े होते हैं ट्रांसफार्मर के काफी, हाथ तो तब भी नहीं लगाते आप। लेकिन वो ये नहीं है कि उसके टैंक में करंट है। क्यों? आपने इंसुलेटिंग ऑयल जो भरा हुआ है उसके अंदर। इसी तरह इंसुलेटिंग ऑयल जो है वो आपके सर्किट ब्रेकर में भी होता है, लेकिन आप उसको लाइव टैंक बना सकते हैं। वो ऐसे, क्योंकि अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ एडवांसमेंट के साथ। अब ये आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला जो व्हाइट सा नजर आ रहा है, इसमें स्विचिंग हो रही है। इसमें ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स हैं जो सेपरेट होंगे, और एक ही फेज के दो दो स्विचिंग इंस्टेंट्स करवाते हैं। एक ही जगह पे अगर आप देखें ना, 132 केवी का ब्रेकर है, अब किस कदर हाई वोल्टेज है, तो आप उसको दो जगह ट्रिप करवाते हैं, वन हेयर। इसको हम कहते हैं टू ब्रेक। ठीक है, समटाइम्स वी हैव थ्री ब्रेक्स आल्सो। ठीक है, एक ही फेज का। अब तीन फेज है ना, तो ये रेड फेज है, ये साथ जो आपको नजर आ रहा है ये येलो फेज है, उसके साथ जो आपको नजर आ रहा है वो ब्लू फेज है, और हर फेज के दो दो ब्रेक्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक। अब यहाँ पर भी आपके पास यू कैन हैव गैस एयर, यू कैन हैव वैक्यूम एयर, और एयर तो नहीं होगा, यू कैन हैव गैस और वैक्यूम। तो इसी तरह का काम अगर मैं जो आपको बताने लगा था, अगर आप ऑयल सर्किट ब्रेकर में भी मैनेज कर लेते हैं, तो आपका जो टैंक है वो लाइव भी बन सकता है। अदरवाइज आपको अगर टैंक के अंदर स्विचिंग करवानी है, फिर नहीं वो लाइव बन सकता। ठीक है, तो ये वो बात है जो मैं बताना चाह रहा था। अब इसके तहत के ब्रेकर की जो बॉडी है वो आपकी लाइव है या नहीं है, उसके रेस्पेक्ट से आप सिटीज जो हैं वो उसमें प्लेस करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस कदर हैवी असेंबली है जो कि लगी हुई है ग्रिड में, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपका ब्रेकर की बॉडी डेड है, जैसे अभी ये ऊपर ऑयल सर्किट ब्रेकर है, तो डेड टैंक है, तो यहाँ पर हम क्यों ना सिटी लगा लें। देखिए ना, ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा है, अब एक फेज जो है वो ब्रेकर के अंदर तो जा ही रहा है। ये जो आपको तीन नजर आ रहे हैं ना, ये हर फेज का अलग अलग है। ये रेड फेज का मटका अलग है, ब्लू का अलग है, और येलो का अलग है। तो अब फेज में तो ब्रेकर की बॉडी में जाना ही है, तो क्यों ना यहाँ सिटी लगा लिया जाए, तो प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है कि हम यहाँ पर इस तरीके के साथ
You can manage to have a measuring device in the dead tank, but in the case of the live tank you cannot manage the measuring device या transducer. ठीक है, तो अब ये वो बता रहा है कि let's say कि if you have, this is figure 1.14, वो कहता है कि consider the dead tank circuit breaker shown in the figure 1.14 B. So you have a dead tank here on live tank. You have a dead tank. So you have a dead tank here. So when you have a dead tank, you can have cities on both sides. ठीक है, तो फिर आपको सिटीज जो है ना वो दोनों साइड्स पर आप लगा लेते हैं, उस तरीके से आपका जोन अच्छा बन जाता है। लेकिन अगर आपका टैंक लाइव है ना, तो आप फिर सिटीज को एक ही साइड पर मैनेज करते हैं, ठीक है, या एक सिटी लगा के उसकी मल्टी रेशियोज एक ही साइड पर होती है। ठीक है, तो ये वो बात है कि इफ यू हैव a dead tank, you have cities on both sides, or you can have cities on both sides. Okay, you can manage cities on both sides. Or if you have a live tank, so you cannot afford that, तो आप जो है वो cities को एक ही साइड पर मैनेज करते हैं। तो ये भी वो वही बात है जो स्पेस रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो अब इसका जोन इफेक्ट क्या होगा इस तरीके से, और इसका जोन इफेक्ट क्या होगा यहाँ पर ये डिस्कस किया गया। ठीक है, कि अगर लेट्स से अब यहाँ पर फॉल्ट आता है, अब ये उसने दिखाया लेट्स से फॉर F1, तो फॉर F1 you have uh, you have a closed zone, ठीक है, और फॉर F1 you would have the tripping of this breaker, जो आपके पास अच्छा, for F1 you have a tripping of this breaker and the bus breaker as well. बस का ब्रेकर भी आपके पास ट्रिप करेगा फॉर F2, जो कि अब F1 जो है वो क्योंकि बस के पास का फॉल्ट है ना, एक्चुअली यू हैव F1 नियर द बस, सो फॉर F1 हम इसको कहेंगे कि ये बस पर ही फॉल्ट है। तो यानी कि आपको इधर से जो फीड है वो बंद होनी चाहिए। सो you must trip the breaker of the bus, बस की प्रोटेक्शन जरूर एक्ट करे। और वो कैसे एक्ट करेगी कि जब ये वाला सिग्नल जो है वो यहाँ से जो बस लिखा हुआ है, यानी ये जो एरो है इस तरफ, ये उस बस के ब्रेकर को ट्रिप करवाएगा, और ये वाला जो है, ये जो लाइन वाला है, ये भी ट्रिप करना चाहिए ताकि लाइन की तरफ से फीडिंग बंद हो, तो ये B1 आपका ट्रिप कर देगा। बट फॉर द F2 ये अब बस पे फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये चूंकि अब जोन के अंदर आ रहा है तो बस की ट्रिपिंग अननेसेसरी हो जाएगी। लाइन की ट्रिपिंग तो होनी ही है, ठीक है, लेकिन यानी कि अब यहाँ पर आपके पास ये वाला ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, तो आपके पास जो है वो जो कह लें कि यानी ये लाइन के दोनों ब्रेकर ट्रिप कर जाएंगे, तो द फॉल्ट वुड बी ओके, यानी किसी साइड से भी फीड नहीं होगा, ना बस की साइड से ना लाइन की साइड से। और जो आपके पास अच्छा, ये एक बात याद रखिए, पहले जो सिनेरियो को हम डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इज मेंट बाय द लाइन एंड द बस, क्योंकि द मेन कोर थिंग इज दिस। फर्स्ट आई थिंक आई शुड डिफाइन दैट। तो लाइन से मुराद, ये देखो ये जो सिटी है ये लगा इधर है, मगर ये सिग्नल किसको दे रहा है? लाइन के ब्रेकर्स को। सो B1 एंड दिस ब्रेकर, अब अगर F1 पे फॉल्ट आया तो प्राइमरीली ये ट्रिप कर जाएगा, इसकी ट्रिपिंग के बाद ये बेशक ट्रिप नहीं होगा। अगर ये ना ट्रिप किया तो ये जरूर ट्रिप करेगा ताकि यहाँ से फीडिंग बंद हो जाए। ये वाला जो सिटी है ये लगा इधर है, मगर इसका सिग्नल किसको जा रहा है? बस को, बस के ब्रेकर को, जो यहाँ शो नहीं किया हुआ, इट इज बिहाइंड द बस। ओके, सो वो ट्रिप करेगा ताकि इस साइड से आपकी फीडिंग बंद हो। ओके, सो F2 के केस में आपकी फॉल्ट आया है, लाइन पे फॉल्ट आया है, तो B1 और ये वाला ब्रेकर ट्रिप हो जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो फॉल्ट यहाँ पर आया ना, तो ये वाला जो सिग्नल होगा ये इस ब्रेकर को, और क्योंकि फॉल्ट आया तो यहाँ से भी ये वाला जो सिग्नल होगा वो इस वाले ब्रेकर को बंद कर देगा, या यही वाला जो लाइन वाला है ये इन दोनों को बंद कर देगा।
तो आपके फॉल्ट, लेकिन बस की जो ट्रिपिंग है वो अननेसेसरी हो जाएगी। तो ये इसका एक थोड़ा सा जो है वो हमारे पास एक केस बन जाता है। अच्छा, इसमें भी एक ये है कि F1 के केस में भी आपका अगर ये वाला ब्रेकर भी ट्रिप हो जाता है, क्योंकि सिग्नल तो इसको भी जा रहा है, तो ये अननेसेसरी ट्रिपिंग हो जाएगी तब भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों फॉल्ट्स के लिए अननेसेसरी ट्रिपिंग होगी। F1 के केस में लाइन की और F2 के केस में बस की अननेसेसरी ट्रिपिंग होगी। ओके, F1 इज द फॉल्ट ऑन द बस, तो लाइन की जो ट्रिपिंग है, अब लाइन की कौन सी ट्रिपिंग है, ये वाला जो ब्रेकर है। और F2 के केस में बस की जो ट्रिपिंग है वो अननेसेसरी कंसीडर की जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक ही साइड पे सीटी लगे हों, तो उस वक्त अननेसेसरी ट्रिपिंग जो है वो बहुत कम रह जाएगी, और सिर्फ F2 एक ऐसा है जो कि जोन में नहीं आ रहा, या आप यूँ कह लें कि एक कॉलम प्रोटेक्शन जिसको हम कहते हैं वो हम लगाएंगे। लेकिन उसके अलावा अननेसेसरी ट्रिपिंग जो है वो आई गेस कि यहाँ पर बहुत कम है। लेट्स से अगर आपके पास F1 है जो कि बस पे फॉल्ट है, तो सिर्फ एक, ये देखो ये बिल्कुल जोन से बाहर है, तो ये जो बस की प्रोटेक्शन है ये ऑपरेट करेगी, लाइन वाला कोई भी सिग्नल नहीं देगा, और दैट इज ओके। F2 का मैंने बता दिया, ये ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, यू नीड सम अनदर प्रोटेक्शन, ये इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक। F3 is okay because this is the fault on the this is the fault on the line। हाँ, लेकिन ये चूंकि अब जोन में बन रहा है ना, तो बस की ट्रिपिंग यहाँ पर अननेसेसरी होगी सिर्फ F3 के लिए। F4 के लिए कोई अननेसेसरी ट्रिपिंग नहीं होगी, सिर्फ लाइन प्रोटेक्शन वर्क करेंगी। सो इसके मुकाबले में ये वाला जो है वो ज्यादा आपके लिए सही है। तो दिस इज दिस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो बाकी तो फिर चैप्टर खत्म हो जाता है, यूसी और वो जो हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली आपके पास जो चैप्टर नंबर 2 है, इट इज ये अब जो चैप्टर चैप्टर नंबर 2 है ना, ये आपको आसान लगेगा। उसकी रीजन, वी हैव स्टडीड, लेट्स से वी हैव स्टडीड डिस्कस पायलट रिले, हार्मोनिक कांटेक्ट, इवन डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, और ये अब जो मुश्किल सर्किट्स हैं वो आपने ये देखे ना, जैसे ये वाला, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का, ये आपने डिस्कस कर लिया। और यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड कंपैरिजन हो रहा है सिर्फ आपके पास। ओके, सो नाउ इट इज इजी टू डिस्कस। ये वाला ग्राफ हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। यस, दिस इज द आइडियल कंडीशन, दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द रिले। जितना राइट एंगल बैंड आएगा ना, याद रखें, चाहे फ्यूज हो चाहे रिले हो, जितना राइट एंगल बैंड आएगा ना, वो इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन है, इंतहाई ज्यादा और इंतहाई फास्ट, इंतहाई, जो कि कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता और कभी भी रियल फील्ड हो ही नहीं सकता। हमेशा ये हमारे पास सिनेरियो होता है रिले का या फ्यूज। ओके, तो ये बात हो गई। फिर इसी तरह से फ्यूजेस भी आपने पढ़ लिए हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें मैंने नहीं करवाई, जो भी प्रूफ्स हैं आपके पास, ये जो इस तरह के आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं। तो प्लंजर टाइप रिले हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज की टाइप्स है, दैट इज द प्लंजर टाइप रिले। ठीक है, यहाँ पे एक प्लंजर लगा होता है और ये आपके पास बाइंडिंग हुई हुई है, तो ऑब्वियसली जब फॉल्ट आता है तो ये ओपन कर देता है इसको। ठीक, और ये हमने कोई भी डेरिवेशंस नहीं पढ़ी, सो नो वरीज अबाउट दैट। इंडक्शन टाइप रिले में इसका मैंने सिर्फ फिनोमेना एक्सप्लेन किया, नथिंग एल्स, हाउ दिस वर्क्स। ओके, सो ये आपके पास जो है वो एडी करंट्स पे बेस करती है, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज इंड्यूस होगा कॉइल में, डिस्क में, ये करंट्स की वजह से जो यहाँ पर डिस्क में वोल्टेज इंड्यूस होगा, उस वोल्टेज से जो आगे करंट बनेगा, उसका जो टॉर्क है वो इसको ऑपरेट करवाएगा डिस्क। ओके, तो ये हमने इसका, हाँ, इसका जो मैंने डिस्कस किया था ना सिर्फ, वो ये था, ये मैं आपको बता दूं, इसमें रिकॉर्डिंग भी है। आई हैव डिस्कस्ड ओनली these 2 point relations, 2.5, 2.6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये मैंने रिलेशंस क्लास में इसके टॉर्क के डिस्कस किए थे बस। ठीक है, कोई मैंने न्यूमेरिकल नहीं था करवाया, जो कि आपको जरूरत भी नहीं है करने की। ओके, कोई एग्जांपल, कोई न्यूमेरिकल नहीं था। आई हैव डिस्कस्ड ओनली टॉर्क रिलेशन व्हिच इज K1 I स्क्वायर। ओके, सो दिस थिंग, और सॉलिड स्टेट रिलेज को फिर हमने नहीं पढ़ा था आगे, बस यहाँ तक ही था जो हमने पढ़ा। ठीक है, और हाँ, तो ये चैप्टर बस इतना ही है। और देन वी हैव डिस्कस सीटीज एंड पीटीज। तो ये
इसमें हमने स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस डिस्कस की, नो ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस। इसमें जो मेन चीज हमने डिस्कस की थी वो थी कि सीटी का इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होता है। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड इट्स मैग्नेटाइजेशन इम्पीडेंस। ठीक है, कि इसका क्या रोल है। अब ये वो चीज़ है जिसे हम जान नहीं छुड़ा सकते, और जो कि आपका जो है ना वो आप यूँ कह लें कि यू कैन सी जेड एम इज इक्वल टू एन स्क्र जेड एम डैश। ये हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की है। ठीक, कि अगर हमने इसको स्टडी करना है तो वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड इट, और फिर हमने जेड एम क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन करंट। और फिर हम ये पता चला सकते हैं कि जो इनपुट करंट आया है और जो मैग्नेट, यानी वाई आई वन इज नॉट इक्वल टू आई टू, और वाई आई वन एंड आई टू आर डिफरेंट। ठीक है ना, सीधी सी बात मैं आपको इक्विवेलेंट सर्किट से बताता हूँ। यू सी दैट, ये देखें जो बी पार्ट है, ये तो वो ट्रांस, ये एक्चुअली ये बन गया ना, उसने ये इसीलिए वो जेड एम डैश को इधर किया ना वो। ठीक है, वो कह रहा है कि जेड एम डैश तो था ना प्राइमरी की साइड पे, तो जेड एम क्या है, जेड एम अब इसका सेकेंडरी इक्विवेलेंट है, यानी जेड एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर आई गेस जेड एम डैश। यस, ओके, जेड एम यानी हम प्राइमरी इम्पीडेंस को सेकेंडरी की साइड पे ले गए हैं जो मैग्नेटाइजेशन की है ब्रांच की। ओके, तो यहाँ से देखें आप, तो लेट्स से ये अब आपके पास प्राइमरी का करंट आ रहा है आई वन। ठीक, नाउ इट इज ये आपका जो जेड बी है ये रिले है, जेड बी इज द बर्डन। अब बर्डन में आपके पास लीड की इम्पिडेंस भी आ जाती है, रिले की इम्पिडेंस भी आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिस कंसीडर इट लीड, लीड्स प्लस रिले, और ये आपकी प्राइमरी साइड है, होगी बात। तो अब ये क्यों हो रहा है कि आई वन जो है वो डायरेक्टली यानी चले ट्रांसफॉर्म होके आई टू बन के इधर नहीं आ रहा, बल्कि इधर भी कुछ डिवाइड हो रहा है। ये जो यहाँ पर डिवीजन होती है ना मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में, ये एरर है। अंडरस्टैंड, सो द डिवीजन ऑफ आई वन इन मैग्नेटाइजेशन ब्रांच बिकम्स एरर। और ये वो चीज़ है कि हमें आई वन इज इक्वल टू आई टू प्लस आई एम लिखना पड़ता है। तो देखें अब आप एरर फिर इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ना कि आई वन माइनस आई टू बाई आई वन क्या हुआ। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू आई एम बाई आई वन, द डिफरेंस ऑफ द टू करंट्स इज इक्वल टू द मैग्नेटाइजेशन करंट। तो ये वो और फिर हम रेशियो करेक्शन निकालते हैं कि हमें जो सीटी की जो रेशियो है, से मैंने अब कई दफा डिस्कस किया कि 100:5, 100:5 और 20:1, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि बाजार से आपने जनाब 100:5 का सीटी खरीदा तो वो 100, ऐसा नहीं है, बल्कि यू यू नीड टू यू नीड टू नो द सीटी एरर। अब ये सारे झंझट से, अब यहाँ पे ठीक है वो रेशियो एरर निकलवा रहा है और ये पूरी उसकी एग्जांपल है। ठीक है, यू कैन सी दैट एग्जांपल, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट नाउ। ये मैंने जो मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स हैं ये एक्सक्लूड कर दी हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड नाउ। ठीक है, ये मैंने नहीं पढ़ाई, ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया था, यहाँ से सिर्फ ये देख लें, क्योंकि एक्चुअली क्या बात है कि यू सी दैट एरर, हमने एरर निकाल ली और हमने रेशियो करेक्शन फैक्टर भी निकाल लिया। अंडरस्टैंड, ठीक है, कि अगर बर्डन हमारे पास 2 होता है तो व्हाट इज द रेशियो करेक्शन वैल्यू। लेकिन इसका एक और भी तरीका है, और वो ये इसकी कर्व्स के साथ है, लेकिन ये तरीका बहुत ही मुश्किल है। इससे सिर्फ आप ये पता चला लें कि जो मैग्नेटाइजेशन पोर्शन है ना इसका, वो नॉन लीनियर पोर्शन होता है सिटी का, और जब सिटी नॉन लीनियर पोर्शन में ऑपरेट करता है मींस वो सैचुरेट हो चुका है। अंडरस्टैंड, यानी नाउ इट इज नॉट एक्सेप्टिंग द वोल्टेज एक्चुअली, नॉट एक्सेप्टिंग एनी मोर वोल्टेज, और करंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, वोल्टेज जो है वो उतना ही रहता जा रहा है, नॉन लिनियरिटी आ चुकी है। ठीक है, तो ये बात है। तो यानी हम सिटी को वी वांट टू ऑपरेट इट ऑन द नी, एक्चुअली नी पे हम इसको ऑपरेट करवाते हैं। ठीक है, तो फिर ये वो टेबल है जो हमने कई दफ़ा डिस्कस किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो एग्जांपल 3.2 है वो आपने नहीं करना। एग्जांपल 3.2 इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द
मैग्नेटाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स ये छोड़ दें। फिर ये जो एक चीज़ है ये है एक्चुअली जो कि फील्ड में होती है, द स्टैंडर्ड क्लास डेजिग्नेशन। इस सीटी के नंबर को देख के आप पता चला लें कि उसमें कितनी एरर आ रही है और बात खत्म, ताकि हम अपनी परसेंटेज रिले को सही से कर सकें। ये वो जैसे 10C400 सीटी, ठीक, अब वो बता रहा है फॉर एग्जांपल, अब इसका मतलब क्या है, वो कहता है कि विल हैव एन एरर ऑफ लेस देन, यानी मैक्सिमम दिस सिटी वुड हैव 10% एरर। वो जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से एरर है वो 10%। अब देख लें, वो हमने एरर कैलकुलेट कर लिया, यानी पता चल गया वो जो हमने अभी पीछे डिस्कशन की थी। और एट अ सेकेंडरी करंट ऑफ 100 एम्पेयर, ठीक है, सो व्हेन यू हैव अ सेकेंडरी करंट ऑफ 100, अब ये 100 एम्पेयर उसने कहाँ से निकाला, 10 टाइम्स ऑफ दिस टी, 10, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि सॉरी 10 टाइम्स ऑफ दिस वो second 20 times, sorry, 20 times of the secondary value. So here it has mentioned while the current in the transformer is 20 times its rated value. Okay, यानी मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है। यानी ये वाला जो सी टी है 10C400 वाला, ये मैक्सिमम 10% एरर देगा। और ये एरर इसकी 10% मैक्सिमम कब आएगी, व्हेन इट हैव 100 एम्पेयर्स एट द सेकेंडरी। ये 100 एम्पेयर्स कैसे आया, 5 एम्पेयर सेकेंडरी के, उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाते हैं 100 एम्पेयर, ठीक है। सो व्हेन द सिटी हैज 100 एम्पेयर्स एट द सेकेंडरी इट वुड हैव 10% मैक्सिमम एरर। and what is that 400 means that 400 is the voltage across its burden। जब 400 वोल्ट उस वक्त इसकी बर्डन के अक्रॉस वोल्टेज होगा, ओके, सो उस वक्त ये आपके पास 10% एरर होगा, नहीं तो एरर उससे कम ही होगा, ठीक है। तो ये अब आप जो इन्फॉर्मेशन है ये अपनी रिले में आप इस्तेमाल कर लें। आपको परसेंटेज डिफरेंशियल रिले लगाना है, आपको ओवर करंट रिले लगाना है, आपको उसका एरर आपको देखना है कि उसका एरर में आउट फार करना, तो आप देख लें कि भाई आपका जो करंट है वो कहाँ तक आ रहा है, ओके, कि जो रिले करंट है वो कहाँ तक जा रहा है। तो आप उसको उसको चेक कर लें कि क्या 400 वोल्ट से कम है या 400 वोल्ट तक आ रहा है, तो आप 10% ले लें। और क्या 100 एम्पेयर तक जा रहा है करंट, 100 एम्पेयर से ऊपर ना हम रिले को करंट देते भी नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए खतरनाक होता है। 100 एम्पेयर से हमेशा हम करंट नीचे रखते हैं। ये चैप्टर नंबर 4 में बताया हुआ, आई गेस, ठीक है, ठीक है। उसने बताया कि मतलब ये डिजाइन कंसिडरेशन, मैन्युफैक्चरर्स 100 एम्पेयर से करंट को कम ही रखते, ठीक है। तो एग्जांपल 3.3 जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक। फिर पोलैरिटी मार्किंग्स हमने पढ़ी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि पोलैरिटी मार्किंग्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब कि अगर ये करंट यहाँ से लीव कर रहा है तो यहाँ से एंटर हो रहा है। और पोलैरिटी मार्किंग्स जो है वो जहाँ हमारे पास मल्टी रेशोज इस्तेमाल होती है, अगर एक सिटी की मल्टी रेशो है या 2 सिटीज इस्तेमाल होती है, तो वहां तो जाहिर बात है कि हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी रिले में करंट ही जीरो हो जाए। लाइक दिस केस, एक बंदा है, एक इंजीनियर, उसने पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखा, तो उसकी रिले में करंट ही नहीं जा रहा। ये जेड एल से मुराद है लोड या रिले, उसकी रिले में तो करंट ही नहीं जा रहा ना, वो करंट ही कैंसिल हो गया। अच्छा, तो जहाँ पे पोलैरिटी का ख्याल रखा गया वहाँ रिले है, वो करंट सर्टेन करंट 10 एम्पियर, ठीक। तो पोलैरिटीज का आपने ख्याल रखना है। ओके, ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस वी हैवंट स्टडीड, ट्रांसफार्मर्स ये हमने इसको लर्न कर दिया था। स्पेशल कनेक्शंस, हाँ ये हमने पढ़े हैं, बस दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बिल्कुल ये हमने पढ़े। ये होता है कि अगर आपने लेट्स से वाई एंड डेल्टा भी हमने पढ़ा पढ़ा यस ये ये हमने वोल्टेज नहीं, ये नहीं वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, कपलिंग कैपेसिटर, हाँ कपलिंग कैपेसिटर हमने पढ़ा, कपलिंग कैपेसिटर हमने पढ़ा। मैं आपको पहले ये बता दूं, हमने वो डिस्कस एंड नॉट डिस्कस वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, ये हमने नहीं पढ़ा या पढ़ लिया है, हमने ये भी पढ़ा, एंड इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। ये वो सिर्फ ये बता रहा है कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, अगर आपने सीबीटी नहीं लगाना तो ये लगा, जैसे सीटी है वैसे पीटी है, पीटी है, we have discussed that capacitor coupling capacitor voltage transformers, we have discussed that in the class, ठीक।
ये हमने डिस्कस किया है और ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। वी हैव डिस्कस इट इन द क्लास। और ये नहीं हमने पढ़ा लीनियर, ये नहीं पढ़ा लीनियर कपलर एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट ट्रांसफार्मर, ये छोड़ दें, ये नहीं पढ़ा हमने। और फ्लक्स समिंग सीटी ये हमने पढ़ा, एंड इट इज़ वेरी इजी, और आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ लिया, अब तो लेक्चर मौजूद है आपके पास। ये टोरॉइडल सीटी है जो कि आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास मोटर ग्राउंड नहीं होती, तो आपको आप ग्राउंड प्रोटेक्शन करनी है तो आप टोरॉइडल सीटी इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसको हम फ्लक्स समिंग सीटी भी कहते हैं, ठीक। तो ये वो वहाँ पर मौजूद है इसका लेक्चर। और रह गया आपके पास ये 4%। अच्छा, ये वो स्पेशल ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर, हाँ ये हमने पढ़ी। ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर मींस व्हेन यू हैव, हाँ ये उसने लगाया हुआ कि मैं ये देख रहा था कि वेयर इट इज, हाँ आई हैव सीन दैट। ये है ऑक्सिलरी करंट ट्रांसफार्मर। ये एक्चुअली लगता है कि देखे ना, ये मेन करंट ट्रांसफार्मर है, और ऑक्सिलरी आप ने क्यों लगाया, क्योंकि आपने एक सर्टन करंट जो है ना वो अपनी रिले में आप चाहते हैं कि वो जाए, तो ऑक्सिलरी का आप सहारा ले लेते हैं। ऑक्सिलरी का मतलब ये होता है कि मेन सिटीज के अंदर, ओके। तो यू हैव मैनेज्ड here the auxiliary current transformer, I have discussed in the class, इसको आप स्टडी कर लें, ये मैंने क्लास में पढ़ाया, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और इसकी जो रेशियो है, लेट्स से इफ यू हैव मेन सिटी ऑफ 1200/5 and 1000/5, और वो कहता है कि इट इज डिजायर्ड दैट व्हेन द प्राइमरी करंट फ्लोज थ्रू द टू लाइंस एज शोन, ठीक है, तो 600 एम्पीयर का, तो वो कहता है द करंट इन द बर्डन टू बी जीरो। हाँ यही है ना कि उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि एट दिस अमाउंट ऑफ द करंट द बर्डन करंट शुड बी जीरो, ठीक है। तो वो अब जो है ना वो जीरो हो रहा है। आप ये देखें कि वो कैसे जीरो हो रहा है कि दिस करंट इज दिस, ये जो 3 एम्पेयर इस सिटी से आ रहा है, इस सिटी से जो 3 एम्पेयर आ रहा है, इट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम अपसाइड डाउन, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। और ये जो 3 एम्पेयर जा रहा है वो इस तरीके से जा रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये, अच्छा अब आपके जहन में होगा कि ये वाला काम तो पीछे भी हमने देखा था कि अगर हमने जीरो करंट करना है तो ऑक्सिलरी लगाने की क्या जरूरत है। देखिए ना, ये दो सिटीज की रेशियोज डिफरेंट हैं, 1200/5 एंड 1000/5। ये दो सिटीज की रेशियो डिफरेंट है ना, तो जाहिर बात है यहाँ से 3 एम्पेयर आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 2.5 एम्पेयर। अब बराबर कैसे करें दोनों को, पहले तो कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें रिले में, तो पहले तो दोनों को बराबर करने का है ना हमें, यानी कि इस 2.5 को हमने 3 में कन्वर्ट किया एक्चुअली, सिंपल इज दैट। तो ये ऑक्सिलरी सिटी करता है। एंड यू रिमेंबर दैट कि जब मैंने अभी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन डिस्कस की, थ्री फेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, तो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया, तो मैंने आपको ये बताया कि जो कैथंकर की बुक है उसमें वो मेन सिटीज के अंदर ऑक्सिलरी सिटी लगाता है, जबकि होरोविट्ज ने ऐसा नहीं किया। वो क्या कहता है, वो कहता है जी कि रिले टैप्स इस्तेमाल कर लें, वो ज्यादा बेटर सोल्यूशन है इंस्टेड ऑफ अप्लाई इंट्रोड्यूसिंग एन अदर सेट ऑफ द सिटी। तो ये तो एक फेज के लिए है, अब आपको हर फेज के लिए ऑक्सिलरी सिटी रखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड दैट, लेट्स से दिस इज द रेड फेज ना, तो आपको हर फेज के लिए अलग से एक ऑक्सिलरी सिटी लेना होगा। तो आपके पास ऑक्सिलरी सिटी मिला के कुल कितने सिटीज बन जाते हैं, टू ऑन द एक एक फेज के लिए 3, तो 3 के लिए 9, यू हैव 9 सिटीज इन देयर इन द सर्कल। तो वो उससे बचने के लिए कि उसकी एरर अलग होगी, तो वो ऑक्सिलरी सिटी इस्तेमाल नहीं कर भी सकते हैं, पर लेकिन ये वो है ऑक्सिलरी सिटी का कनेक्शन। तो वी हैव डिस्कस दिस। और जो वाई एंड डेल्टा कनेक्शन है ये भी मैंने डिस्कस किए हैं, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। और ये इसकी जो एक्सप्लेनेशन अगर आपने सुननी है तो आप चैप्टर नंबर 7 जो है मशीन्स का, उसमें रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें वो आप देख लीजिएगा, उसमें वाई डेल्टा का सर्किट में डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ पे आप ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर रोटेटिंग मशीन्स, वहाँ पे वाई डेल्टा कनेक्शन ये स्पेसिफिकली डिस्कस हुआ, तो इसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, और टोरॉइडल सिटी की भी उधर ही मौजूद है। ओके, so that is the end of this lecture.